अगर अगली डरावनी कहानी खुद चलकर आपके दरवाजे तक ना आए तो अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार जब दरवाजा खटखटाएगा कोई तो यकीन मानो वो हम नहीं होंगे। स्थान: बरेली का एक पुराना हॉस्टल। मुख्य पात्र: रजत, इंजीनियरिंग छात्र, कोठरी नंबर 13। रजत को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले कुछ ही दिन हुए थे। हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा था, इसीलिए वार्डन ने कहा अगर चाहो तो कोठरी नंबर 13 खाली है, लेकिन लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। रजत हंसा। भूत वूत जैसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, दे दीजिए वही कमरा। शाम होते होते रजत अपना सामान लेकर कोठरी नंबर 13 में चला गया। कमरा काफी पुराना था, दीवारों पर सीलन थी और एक कोना हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, जैसे वहां रोशनी पहुंचती ही ना हो। पहली रात के करीब 2 बजे रजत की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। रजत डर गया, लेकिन हिम्मत करके बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कुछ नहीं था, बस आईने पर खून से लिखा था, यह कमरा मेरा है। अगले दिन रजत ने वार्डन से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? वार्डन ने धीरे से कहा, 3 साल पहले एक लड़की छात्रा यहां रहती थी। उसने बाथरूम में आत्महत्या कर ली थी। तब से इस कमरे में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रजत फिर भी रुका रहा। तीसरी रात के वक्त अचानक रजत के बिस्तर के पास एक सफेद साड़ी में भीगी हुई लड़की बैठी मिली। बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और उसके पांव उल्टे थे। वो बोली, तुमने मेरी जगह ले ली है, अब तुम्हें भी मेरी तरह रहना होगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह रजत हॉस्टल में नहीं मिला। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर सिर्फ आईना था जिस पर लिखा था, अब रजत भी हमारे साथ है। रजत के गायब होने के बाद हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कई लड़कों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कोठरी नंबर 13 की खिड़की से एक अजीब सी सफेद परछाई को झांकते हुए देखा था। लेकिन जब तक लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था सिवाय उस खून से लिखे वाक्य के, अब रजत भी हमारे साथ है। 6 महीने बाद एक नया छात्र अर्जुन हॉस्टल में दाखिल हुआ। उसे भी कमरा नहीं मिला और वार्डन ने वही पुरानी बात दोहराई, एक कमरा है, कोठरी नंबर 13, लेकिन उसमें मत जाना। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता। पहली रात अर्जुन को कमरे में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब उसने आईने में झांका तो उसमें उसकी छाया के पीछे एक और परछाई दिखी। एक लड़का जिसकी आंखें पूरी काली थी। वह धीरे से मुस्कुराया और लुप्त हो गया। दूसरी रात आईने से किसी ने अर्जुन को पुकारा, मदद करो, मुझे इस आईने से बाहर निकालो, मैं रजत हूं। अर्जुन डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी बढ़ गई। अर्जुन ने अगली सुबह कॉलेज की लाइब्रेरी में कोठरी नंबर 13 के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था, कोठरी नंबर 13 में अब तक 3 छात्र गायब हो चुके हैं। सभी के कमरे में बस एक आईना मिला जिसमें अंतिम संदेश खून से लिखा था। तीसरी रात अर्जुन ने साहस किया और आईने के सामने एक मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। उसने पूछा, रजत, अगर तुम हो तो सामने आओ। आईने में एक डरावना दृश्य उभरा। अंधेरी कोठरी जिसमें रजत जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके चारों ओर धुंधली साड़ियां पहने आत्माएं खड़ी थी। एक आत्मा बोल पड़ी, जिसने भी इस आईने में झांका वो अब हमारा है। आईने से एक हाथ निकला और अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने आईना फोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो अब न रजत था न अर्जुन, वो अब आईने का बंदी बन गया था। अब कोठरी नंबर 13 का आईना हर साल एक नया शिकार ढूंढता है। पिछले भाग में रजत और अर्जुन दोनों कोठरी नंबर 13 के आईने में कैद हो चुके थे। अब वो आत्माएं जो इस आईने से जुड़ी थीं, हर साल किसी नए छात्र को फंसाती थी। इस भाग की शुरुआत होती है स्नेहा से, एक बहादुर और होशियार लड़की जो पैरानॉर्मल मामलों में रुचि रखती थी। स्नेहा को कॉलेज में दाखिला मिला और हॉस्टल में जगह नहीं मिलने पर उसे भी वही कुख्यात कोठरी नंबर 13 ऑफर की गई।
लेकिन स्नेहा पहले से इस कमरे की कहानियां पढ़ चुकी थी। उसने तय किया, मैं डरे बिना इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। पहली रात स्नेहा ने कमरे में कदम रखते ही देखा, दीवारें चुप थी, लेकिन आईना कुछ कह रहा था। उस पर लिखा था, अगर आईने को तोड़ा तो आत्माएं बाहर आ जाएंगी। स्नेहा डरने के बजाय मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू करती है और आईने से पूछती है, तुम कौन हो? आईने में अचानक अर्जुन की आकृति उभरी। मैं अर्जुन हूं, प्लीज हमें बाहर निकालो। लेकिन संभल कर, वो आत्मा तुम्हारे पीछे है। स्नेहा ने पीछे देखा। वहां एक जलती आंखों वाली आत्मा खड़ी थी जो हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर हवा में कांप रहा था। वो आत्मा स्नेहा की ओर बढ़ी, लेकिन स्नेहा ने जेब से एक नींबू, लोहा और हनुमान चालीसा निकाली। आत्मा पीछे हट गई। अब स्नेहा को समझ में आया, आईना एक शापित वस्तु था। उसे किसी तांत्रिक की सहायता से सील किया गया था, लेकिन अब वो तंत्र क्षीण हो चुका था। अगली रात स्नेहा कॉलेज के पीछे के पुराने मंदिर में गई, जहां एक वृद्ध साधु मिला। नाम था बाबा रुद्रानंद। बाबा बोले, उस आईने को मुक्त करने के लिए तुम्हें उसकी आत्मा की असली अस्थियां जलानी होंगी। वो आत्मा एक लड़की थी, रागिनी, जिसे इस हॉस्टल में जला दिया गया था। स्नेहा को हॉस्टल की पुरानी टंकी के पास एक छोटी सी समाधि मिली और वहां खुदाई करने पर उसे अस्थियों की एक थैली मिली।